दो प्रमुख दल आपस में चुनाव लड़ रहे होते हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी है और सामने कांग्रेस है, कि तीसरा कोई दल यहाँ टक्कर में है ही नहीं। चाहे आम आदमी पार्टी कितने भी बड़े दावे कर ले, या फिर उत्तराखंड क्रांति दल है, यह एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टियाँ 6-7 सीटें जीतती थी, वो भी नगण्य है इस वक्त। तो आप पत्रकार होने के साथ साथ लगातार बीजेपी के साथ भी रहे, चाहे उनके ओएसडी के रूप में रहे, सलाहकार के रूप में रहे, तो कभी कभी ये नहीं होता था कि पत्रकारिता और बीजेपी साथ में मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए बीच पे? आम आदमी पार्टी बाली जी के रूप में ठीक चुनाव लड़ रही थी वहाँ, लेकिन अंत में जब वहाँ ट्रायंगुलर फाइट हुआ, तो मुख्यमंत्री जी की सीट को कई न्यूज़ चैनल्स के द्वारा और जनता के द्वारा भी ये बताया गया है कि थोड़ा सीट खतरे पे है। सीएम साहब की सीट फंसती भी नज़र आ रही है क्या? देखिए, विधानसभा वार जब आप आकलन कर रहे हैं दीपांशु जी, तो हर विधानसभा का अपना एक मूड होता है, वहाँ के वोटर्स का अपना एक सोचने का तरीका होता है हर विधानसभा वार जी। क्योंकि पगडंडी में भी मैं आप देख रहा था, कई महिलाओं के आपने इंटरव्यू किए, तो महिलाएं आपके इंटरव्यू में कह रहे थे हमने मोदी जी को वोट दिया है। युवाओं के भी शायद आपने सैर फाटक से आगे कहीं किए थे। तो ये जो फैक्टर है, मैं अल्मोड़े पे आता हूँ। चलो मुख्य सीटों की बात करते हैं तो अल्मोड़ा भी कहीं मनोज तिवारी हैं और वहाँ बीजेपी की तरफ से हमारे कैलाश शर्मा हैं। तो इन दोनों में भी बिल्कुल पैस फंसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि दोनों पहले विधायक रह चुके हैं। एक कैलाश शर्मा जी जो हैं वो 30 साल पे विधानसभा पहुँचे हैं। मनोज तिवारी जी के बाद भी अच्छा अनुभव है, क्योंकि इससे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जागेश्वर में मुझे लगता है कुंजवाल जी लगातार 20 वर्षों से विधायक हैं, लंबे वर्षों से, उससे पहले यूपी में भी रहे। तो ये जो फैक्टर आपने कहा, निश्चित रूप से संजय नेगी जी का कांग्रेस से भागी होना और महेंद्र पाल जी को अचानक से किसी भी नई सीट में भेज देना, ये कांग्रेस के लिए वहाँ नुकसान कर गया है। आप कालाढूंगी अकेली ऐसी विधानसभा पाएंगे पूरे कुमाऊं की 29 सीटों में, जहाँ केवल 2 ही प्रत्याशियों को वोट मिले हैं। तीसरा कोई प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ ही नहीं रहा था, लड़ भी रहा था तो नाम मात्र का था। और हंसी भी आ रही है रावत जी के सलाहकारों पे, या जो उनके पॉलिटिकल जो भी उनके शुभचिंतक लोग हैं, जो राय देते हैं, परामर्श देते हैं उनको। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, मनोज शाह जी भी बागी लड़ रहे, लाखन सिंह नेगी भी बागी लड़ रहे। भीमताल सीट में भी बहुत कांटे की टक्कर है। कांग्रेस अगर इस विधानसभा चुनाव को हारती है तो अपने रणनीतिक फेलियर की वजह से हारेगी। सोशल मीडिया में उनका ये जो अपना कैंपेनिंग था वो नील था। अब मैं जर्नलिस्ट के रूप में कह रहा हूँ आपसे। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और कमाल की बात क्या है कि पिछले दिनों हमने आपको अलग अलग चीज़ों से परिचय कराया, चाहे अलग अलग विधानसभा की बात हो, चाहे अलग अलग लोगों की बात हो, और वही सिलसिला लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। समय हो चुका है जब परिणाम आने बहुत करीबी हैं और इसी श्रृंखला में आज मेरे साथ कुछ चुनावी गपशप के लिए मौजूद हैं ध्रुव रौतेला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो पगडंडी में। पहली बार रूबरू हो रहे हैं आप आज पगडंडी से। पगडंडी के समस्त सम्मानित दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार। और कैमरे के सामने हमारे युवा और बहुत ऊर्जावान गतिशील पत्रकार दीपांशु जी का स्वागत है मेरी तरफ से, और कैमरे के उस पार जो दूसरी भूमिका में है सूरज जी, आप दोनों का तहे दिल से मैं भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ जी। जैसे कि पत्रकार होने के नाते आपको मालूम है कि जितना कैमरा के सामने महत्व है उतना कैमरा के पीछे है, और लंबे समय से आप पत्रकारिता पे रहे हैं, राजनीति पे रहे हैं। तो उत्तराखंड में क्या चेंजेस हैं इस बार? क्योंकि इस बार जहाँ तक हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो लगभग सीटें जो हैं वो फंसती हुई नज़र आ रही हैं। आपका क्या मानना है, ये फंसने वाला सिलसिला सही है या केवल बातों बातों पे चल रहा है? देखिए दीपांशु, जहाँ तक मेरा आकलन है, मैं तराई गया, हरिद्वार गया, भाबर गया, पहाड़ों में भी गया, चाहे कुमाऊं का भाग हो या गढ़वाल का, और एक विशिष्ट अनुभव इस बार मुझे प्राप्त हुआ कि जब राज्य का गठन हुआ था तब से हमने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी। और ये एक संयोग है कि 2002 में जब प्रदेश में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भाई पुष्कर सिंह धामी जी, वो और हम स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी साहब के साथ प्रदेश में गए थे। और ये सौभाग्य की बात है कि आज 5वां चुनाव 2002, 7, 12, 17 और 22
इस चुनाव में मुझे धामी जी के साथ रहने का मौका मिला, जाने का मौका मिला। पांचों चुनाव मैंने बड़े करीब से देखे। आपने कहा कि देखिए उत्तराखंड छोटा राज्य है, मात्र 70 विधानसभाएं यहाँ हैं, और जब दो प्रमुख दल आपस में चुनाव लड़ रहे होते हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी है और सामने कांग्रेस है, मैं आज आपके चैनल से गारंटेड रूप से ये कह रहा हूँ सभी सम्मानित दर्शकों को कि तीसरा कोई दल यहाँ टक्कर में है ही नहीं। चाहे आम आदमी पार्टी कितने भी बड़े दावे कर ले या फिर उत्तराखंड क्रांति दल है, यह एक ज़माने में बहुजन समाज पार्टियाँ 6-7 सीटें जीतती थी, वो भी नगण्य है इस वक्त। तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है, जो मैं मानता हूँ। अच्छा, मेरे मन पे एक सवाल है, दर्शकों के मन पे भी सवाल होगा, चुनावी बातें तो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप पत्रकार होने के साथ साथ लगातार बीजेपी के साथ भी रहे, चाहे उनके ओएसडी के रूप में रहे, सलाहकार के रूप में रहे, तो कभी कभी ये नहीं होता था कि पत्रकारिता और बीजेपी साथ में मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए बीच पे? देखिए, जब तक पत्रकारिता हमने टीवी चैनल के लिए की तो वो टीवी चैनल के लिए ही थी। व्यक्तिगत संबंध हमारे आदरणीय कोश्यारी जी से रहे हैं, तो वो हमारे एक पिता तुल्य भूमिका में है, हमारे मार्गदर्शक हैं। वैसे ही पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। इन लोगों ने मेरे ऊपर कभी ऐसा कोई दबाव नहीं डाला। संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और आज गारंटी से कहता हूँ, कभी किसी प्रचारक जी ने, कभी किसी ने मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं डाला कि मैं उनके फेवर में। और आप मेरे कैरियर उठा के देख सकते हैं, टीवी का पत्रकार मैं भले ही रहा हूँ, लेकिन मेरे ये बहुत ऊपर ईश्वर की कृपा है कि इस देश की कोई भी मैगजीन या अखबार ऐसा नहीं है जहाँ मेरे आर्टिकल लगातार प्रकाशित ना होते हों। उस पर एक मेरी अब शीघ्र ही 1 महीने के भीतर पुस्तक आकार लेके आ रही है, उसमें भी वो श्रृंखलाबद्ध आर्टिकल्स हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो इंक्लाइन हुए हैं आरएसएस या बीजेपी की तरह, या मैं पत्रकारिता में बायस रहा उनके प्रति। जी, ये सवाल बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑडियंस हमें देख रही होगी, आप भी चिरपरिचित चेहरे हैं, तो कई लोगों के मन पे सवाल होते हैं और पगडंडी काम भी वही कर रही है। विचारधारा जरूर मेरी राइटिस्ट रही, जरूर, लेकिन पत्रकारिता में मैंने उसको हावी नहीं होने दिया। जी, पगडंडी का मकसद ही यही था। जब हमने चैनल स्टार्ट किया, हमने भी अलग अलग चैनल्स पे काम किया, तो उसके बाद हमें लगा कि हमें वो सवाल करने हैं जो कि जनता पूछना चाह रही है। अब जनता तो सीधे आप तक नहीं आ सकती या धामी जी तक नहीं जा सकती, लेकिन एक माध्यम बीच का हम बन पाएँ, तो वही है, वही माध्यम की बात करेंगे। चलो चुनावों की तरफ चलते हैं थोड़ा। इस बार के चुनाव, जैसा कि आपने कहा कि तीसरी पार्टी थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन दावे उनके बहुत ज़्यादा हैं तीसरी पार्टी के। तो क्या लगता है, चलो पहले तीसरी पार्टी से ये शुरू करते हैं कि तीसरी पार्टी का क्या, कितने आसपास रहेगी इस बार बीजेपी कांग्रेस की? तीसरी पार्टी, आप सभी को आश्चर्य होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है 10 को जब सुबह 8 बजे से मतगणना चालू होगी, 10:30-11 बजे तक मोटा मोटा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, रुझान रिजल्ट की तरफ आते दिखाई देंगे। उस वक्त आपको लगेगा कि क्या ध्रुव जी सही थे या गलत थे। ये मेरा परसेप्शन है और व्यक्तिगत अनुभव भी है। मेरी दृष्टि से, ये ध्रुव रौतेला आपके कैमरे में कह रहे हैं, इंडिविजुअल मुझे लगता है तीसरी पार्टी यदि कोई यहाँ होगी, चाहे वो 1 सीट लाए, 2 लाए या 3 लाए, वो आश्चर्यजनक रूप से बहुजन समाज पार्टी होगी। और हरिद्वार जिले से वो जरूर बसपा कुछ सीटें ला रही है। लेकिन यहाँ तो आम आदमी पार्टी का, अगर हम जाएं अपने कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर के, तो काशीपुर में दीपक बाली जो एक प्रत्याशी हैं, उनका आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छा बता रहे हैं कि इस बार अच्छे रुझान आए हैं वहाँ से। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 सीट मात्र 29 कुमाऊं में से आम आदमी पार्टी बाली जी के रूप में ठीक चुनाव लड़ रही थी वहाँ, लेकिन अंत में जब वहाँ ट्रायंगुलर फाइट हुआ, क्योंकि वहाँ राजा केसी सिंह बाबा जी जो 2 बार लगातार सांसद रहे हैं, उनको इस सुपुत्र को कांग्रेस ने आश्चर्यजनक रूप से टिकट दे दिया, जो मांग भी नहीं रहे थे। और बीजेपी ने क्या किया कि जो हमारे सिख नेता थे हरभजन सिंह चीमा जी, वो ओल्ड एज हो गए थे, तो उनकी जगह वहाँ पर उनके पुत्र को टिकट दिया है। वो सरदार हैं, सरदार कम्युनिटी से हैं। जब ये ट्रायंगुलर फाइट हुई तो मुझे लगता है कि अंत के दिनों में कुछ नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। और जब उन दोनों की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, क्योंकि वोट बेस और वोट बैंक एक ही है, आप जानते हैं किस समाज और किस तबके की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जब भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर चीमा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो शायद अभी थोड़ा आगे हैं। अच्छा, चीमा आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे नज़रिए से। चीमा जी के जो पिताजी हैं वो भी वहाँ पर लंबे समय से 4 बार के विधायक रहे हैं, तो बीजेपी मतलब वहाँ पर ज़्यादा अभी दलबल से आगे है, लेकिन टक्कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दीपक बाली
वहाँ पर रहेंगे। और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी, जब काशीपुर विधानसभा की बात छिड़ी गई है तो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वहाँ पर कंबोज, उनका भी जो प्रदर्शन है युवाओं के प्रति, ये उनका पकड़ है वो अच्छी बताई जा रही है। तो कितना नुकसान वहाँ पर बसपा पहुँचा रही है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो 3 दल आपने बताए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, इनका काडर वोट का जो है वो एक ही है। भारतीय जनता पार्टी को मध्यम वर्ग का बहुत सपोर्ट है, युवाओं का है, एक्स सर्विसमैन का है, और सबसे मजबूत जो मोदी जी के नाम से, और बाद में जो परसेप्शन बना लास्ट के 6 महीने में कि युवा मुख्यमंत्री आए हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री आए हैं और एक डिसीजन मेकिंग चीफ मिनिस्टर आए हैं, इसका पॉलिटिकल एज भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। जी, उधम सिंह नगर से ही शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल, उधम सिंह नगर की जब बात हो ही रही है तो सीधे मुख्यमंत्री जी के सीट पे आ जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की सीट को कई न्यूज़ चैनल्स के द्वारा और जनता के द्वारा भी ये बताया गया है कि थोड़ा सीट खतरे पे है। सीएम साहब की सीट फंसती भी नज़र आ रही है क्या? देखिए, मात्र कांग्रेस के द्वारा उड़ाया गया सिगुफा है। वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी श्री भुवन कापड़ी पहले भी चुनाव हारे हैं, और पिछली बार जब 17 का चुनाव हुआ था तब भी लोग ऐसा ही कह रहे थे, और जबकि धामी जी के समक्ष एक जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी अच्छी वोट लाए थे, उसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ से चुनाव जीते। इस बार वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लड़े, लोकप्रिय युवाओं के बीच में थे, महिलाओं ने और युवाओं ने उनके पक्ष में, फौजियों ने, और जो उन्होंने काम किए वहाँ, जैसे केंद्रीय विद्यालय को खोलना, CDS कैंटीन खटीमा जैसे स्थान पर उन्होंने शुरुआत कराई, और कई विकास कार्य जो उन्होंने, पुष्कर सिंह धामी जी ने खटीमा में शुरू किए। मेरा आकलन है कि वो आसानी से 8,000 से भी ऊपर मतों से खटीमा में चुनाव जीत जाएंगे। खटीमा में हम गए हुए थे ग्राउंड रिपोर्ट्स के दौरान, तो कुछ विवाद भी वहाँ पर हुए, कई चीज़ें हुई, और कलेर साहब ने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हुए थे। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ूँ तो सीएम साहब की जो आपने बताया कि 10,000 से विजय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंतराल कम हो सकता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री चेंज किए भाजपा ने तो वहाँ से थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ है। फ़िलहाल वहाँ से मैं आगे की बढ़ता हूँ, रुद्रपुर भी उधम सिंह नगर पे आता है, और वहाँ पर बीजेपी के एक नेता जो सिटिंग विधायक थे उनको टिकट नहीं मिला, जिस कारण वो बागी हो गए। तो यहाँ तो रुद्रपुर में थोड़ा सा संशय होगा। रुद्रपुर में आपको क्या लगता है कि रुद्रपुर का क्या है? देखिए, विधानसभा वार जब आप आकलन कर रहे हैं दीपांशु जी, तो हर विधानसभा का अपना एक मूड होता है, वहाँ के वोटर्स का अपना एक आप कहें उसको सोचने का तरीका होता है हर विधानसभा वार। और ये विधानसभा के चुनाव है, और जैसा आपने कहा 3-4 दल चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, तो वो समीकरण, वो जो गणित होता है चुनाव का, वो जब नतीजे आते हैं तब भी उसमें एग्जैक्ट कह पाते हैं। इतना ज़रूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ अगर भारतीय जनता पार्टी से ही बागी नहीं खड़ा हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ बड़े मार्जिन से जीतती। ये आपकी बात सच है, इसमें कोई दो नहीं। जी, तो अभी किस पलड़े की तरफ जाएगी? क्या कुछ घूम सकते हैं समीकरण वहाँ पर? खाली अगर रुद्रपुर विधानसभा की आप बात करें तो वहाँ मुझे त्रिकोणीय फाइट दिख रही है। जी, नतीजे मैं भी आपको बता नहीं सकता। मीना शर्मा जो कि वहाँ पर विधायक प्रत्याशी हैं कांग्रेस से और महिला भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन इस बार वहाँ देखने को मिले। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा एक नए जोश के साथ, नई विधानसभा के साथ। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। तो भैया फिर से एक बार स्वागत है आपका। पहाड़ों पर हैं, पहाड़ों पर चाय जो है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, लेकिन यहाँ पर कॉफ़ी भी बिल्कुल फ़िलहाल बहुत शानदार बनी हुई है। ध्रुव जी भी चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं और राजनीतिक गपशप हो और साथ में फ्लेवर्ड कुछ पीने को मिले तो उसका आनंद भी दोगुना हो जाता है। उसमें जब छोटे ऊर्जावान युवा साथी अपने साथ हो, भाई हमारे, यही ज़िंदगी है, छोटे बड़ों को साथ मिलकर चलना है, अच्छा करना है, तो अच्छा उत्तराखंड का निर्माण करना है। और सारी युवा शक्ति को पगडंडी के माध्यम से मैं कहता हूँ कि विचारवान बनिए और
उत्तराखंड के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, पहाड़ के सभी युवा हमारे भाई बहनों को एक अच्छी सोच के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ ये तय करना पड़ेगा कि केवल हम सरकार की ही राह और बांटना जो है, व्यक्तिगत रूप से भी जितना कर सकें हम इस देवभूमि के लिए, वो हमारे लिए कम होगा। जी। तो अब अगली विधानसभा पे चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ निकलते हैं, तो और पहाड़ तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं और पहाड़ की राजनीति भी सुंदर है। लोहाघाट विधानसभा की एक सीट जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का दांव फंसता हुआ नज़र आया है, बिल्कुल भी स्पष्ट परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आकलन है आपका? वहाँ पर उम्मीदवार जी के रूप पे अधिकारी जी भी वहाँ पर बहुत अच्छी दावेदारी कर रहे हैं और फर्तियाल जी पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ का क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं पगडंडी लगातार देखता हूँ क्योंकि आपसे मेरा एक व्यक्तिगत लगाव है। पगडंडी में ही मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी जब आप लोहाघाट गए थे। वहाँ पर खुशहाल सिंह अधिकारी जी पिछली बार भी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और पूरन फर्तियाल वहाँ लगातार 2 बार के विधायक हैं। इस बार भी वहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है। तो मुझे ये लगता है जिन जिन सीटों में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, वहाँ कमल के फूल मोदी जी के चेहरे और धामी जी के चेहरे पे बीजेपी को एक पॉलिटिकल एज जरूर मिली है। और लास्ट पास मेरे पास जो इनपुट्स वहाँ से आए हैं वो ये आए हैं कि कांटे की टक्कर वहाँ है, लेकिन अंत में पूरन फर्तियाल उस सीट को शायद अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। जी जी। तो क्योंकि पगडंडी में भी मैं आप देख रहा था, कई महिलाओं के आपने इंटरव्यू किए, तो महिलाएं आपके इंटरव्यू में कह रहे थे हमने मोदी जी को वोट दिया है। युवाओं के भी शायद आपने शहर फाटक से आगे कहीं किए थे। तो ये जो फैक्टर है, देखिए दीपांशु, इस चुनाव में लोग कह रहे हैं कि जनता चुप है, बोल नहीं रही, बता नहीं रही। आप ये बताइए, जनता बताती कब है? जनता तो कभी बताती नहीं है। वेव जो है, वेव वो हमेशा शांत रहती है। लोग कहते हैं लहर है, लहर तो जब होती है ना वो शांत होती है, जब आती है तो वो तो जिस दिन रिजल्ट आते हैं, डब्बे खुलते हैं या ईवीएम मशीन्स के नतीजे आते हैं, तभी पता चलता है। पिछली बार आप देखिए, हरीश रावत जी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री थे। क्या किसी एग्जिट पोल ने, क्या किसी इस देश के ज्ञानी जो हमारे सेफोलॉजिस्ट होते हैं या ज्योतिषाचार्य होते हैं, किसी ने भी कहा था रावत जी दोनों सीटें हार जाएंगे और मात्र कांग्रेस 11 के अंक में सिमट जाएगी? तो आप यकीन मानिए इस बार के चुनाव में भी जो सेंटर की पॉलिसीज़, जैसे राशन आप जानते हैं, कई गरीबों को है ना, निम्न वर्ग परिवार को 2-2 साल तक फ्री मिला। कोविड काल में जो केंद्र द्वारा किए गए कार्य थे, उत्तराखंड में सड़कों का काम बहुत अच्छा हुआ है। आप देहरादून दिल्ली जाते हैं, पत्रकार लोग हैं, 4-4.5 घंटे में पहुंच रहे हैं हम लोग। तो जो पॉलिसीज़ थी सेंटर की, और वैक्सीनेशन भी देखिए, सबको फ्री हुआ, 2-2 टीके लगे। तो ये चीज़ें जो थी, इन्होंने कहीं ना कहीं ये फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को, जो खासकर महिलाएं हैं, युवा लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पहली बार का जो वोटर है। और दीपांशु, एक चीज़ और आपको बताऊं, शायद किसी ने बताई नहीं होगी, अभी भी सेकेंड वेव के बाद भी हर शहर में, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जारी है। और 3 से 5,000 6,000 की संख्या के युवा, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, वो इन सीट्स में मौजूद थे और उन्होंने वोट दिया है फर्स्ट टाइम वोटर, चाहे 18 से प्लस वाला हो या वर्किंग वाला हो। वो इस बार बेंगलोर में नहीं था, मैसूर में नहीं था, चंडीगढ़ में नहीं था, मुंबई दिल्ली में नहीं था, वो अपने शहर में था और बड़े उत्साह से वोट दे के आया है। और आप समझ सकते हैं कि पहला वोट किसको दे के आया है। यही फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को प्लस कर रहे हैं। में भी वही दिखेगा जी। चंपावत उसके बगल में लगा हुआ जो है विधानसभा है जी। अब विधानसभा वार करेंगे तो 70 बहुत लंबी पड़ जाएंगी दीवांशु, और हमारा एपिसोड सूरज जी भी कहेंगे कि बहुत पकाने वाला ना बने। तो विधानसभा वार 70 सीटों पे का पूरा एक लेखा जोखा जो होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने कई पुलिस अफसरों से बात करी, इंटेलिजेंस के लोगों से बात करी, नाम लेना उचित नहीं है, टीवी पे बोल रहा हूँ, और वरिष्ठ पत्रकारों से बात करी इस प्रदेश के जेन्युइन, और कई ओपिनियन मेकर से बात करी, प्रोफेसर से बात की, सामान्य लोगों से तो करी बिना उनको परिचय दिए, महिलाओं, माताओं, बहनों से, चाय के ठेले वालों से, जहाँ पान के खोखे, यहाँ से आप जानते हैं ना, किसी भी शहर की फ़िज़ा जो होती है वो आसानी से हमें पता चल जाती है। रतन सिंह इस्वाल एक हमारे बड़े भाई हैं और वो बड़ा पलायन एक चिंतन में बहुत काम कर रहे हैं गढ़वाल में। उनके पास भी बहुत अच्छे मजबूत आंकड़े रहते हैं। लगातार मेरी उनसे वार्ता हो रही थी। वो भी बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो जैसे मैंने आपको हरिद्वार जिले का कहा, मोटा मोटा जैसे आप कह रहे हैं,
हरिद्वार जिले में मेरा आकलन है कांग्रेस 1 या 2 सीट लाएगी, 2 या 3 सीटें जो है वो बसपा लाएगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से वहाँ 5 सीटें लाएगी। जी हाँ। मैं अल्मोड़े पे आता हूँ। चलो मुख्य सीटों की बात करते हैं तो अल्मोड़ा भी कहीं मनोज तिवारी हैं और वहाँ बीजेपी की तरफ से हमारे कैलाश शर्मा हैं। तो इन दोनों में भी बिल्कुल पैस फंसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि दोनों पहले विधायक रह चुके हैं। एक कैलाश शर्मा जी जो हैं वो 30 साल पे विधानसभा पहुंचे हैं, मनोज तिवारी जी के बाद भी अच्छा अनुभव है। वहीं जो है बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट ये है कि रघुनाथ सिंह चौहान जो है वो सिटिंग विधायक, उनका टिकट कटा था। तो ये सीट भी तो कहीं फंसती नज़र आ रही है और मुख्य सीट है अल्मोड़ा की सीट, मुख्य बाजार की सीट। देखिए, इसको हम अगर लार्ज उस पर देखें, स्केल पे, ये एक जिस सीट पे सिटिंग एमएलए का टिकट कटता है, स्वाभाविक है नाराजगी उनके परिवार की, उनकी स्वयं की या उनके समर्थकों की होती है। तो ऐसे 10 लोगों के इस बार टिकट कटे हैं। उन सीटों में जाहिर है, लाजमी है, एक मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य अगर खुश होता है तो दुखी भी होता है, तो ये लाजमी है कि, लेकिन अल्मोड़ा सीट क्योंकि वहाँ मोदी जी की बहुत भव्य रैली हुई, कैलाश शर्मा जी वहाँ पूर्व में विधायक रह चुके हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं और मेरी दृष्टि से, क्योंकि आपने अल्मोड़ा पे फोकस किया, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए। जी, बगल में जागेश्वर वो भी मुख्य है, क्योंकि इससे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जागेश्वर में मुझे लगता है कुंजवाल जी लगातार 20 वर्षों से विधायक हैं, लंबे वर्षों से, उससे पहले यूपी में भी रहे। हो सकता है वहाँ की जनता ने इस बार ये मन बनाया हो कि एक परिवर्तन की होती है ना जनता के मन में, कि इनको बहुत बार देख लिया, कोई नया ही देख लो। और वहाँ मोहन सिंह मेहरा 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, एक बार वो और एक बार उनकी पत्नी। और सही बात तो यह है कि वो पहले साथ ही थे सभी लोग। जी, वो बहुत करीबी व्यक्ति रहे, करीबी रहे हैं। और जितने लूपहोल्स हों या जो ताकत हो जागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी की, शायद वो उससे वाकिफ रहे होंगे। तो कांटे का चुनाव उन्होंने लड़ा है, ये मैं आपको तय कर रहा हूँ। वहाँ के भी रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले आपको मिल सकते हैं। जी, अल्मोड़ा से आते हैं, थोड़ा प्लेन जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि फाइनली जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर सबकी नज़र निगाह है, यहाँ पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा रामनगर विधानसभा पे, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हुआ कि कांग्रेस के पहले चेंजेस हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहले हरीश रावत को वहाँ से टिकट मिला था, तो उनने लास्ट में चेंज कर दिया। तो देन वहाँ पर जो संजय नेगी हैं, अगर मैं सही हूँ, तो उन्होंने जो है दावेदारी निर्दलीय की। तो और श्वेता माशीवाल एक महिला हैं, उनकी भी दावेदारी थी। और पाल साहब कांग्रेस से थे, दीवान सिंह बिस जो है बीजेपी से सिटिंग विधायक थे। तो वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये भी रुझान थे कि दीवान बिस जी से जनता वहाँ पर खुश नहीं है रामनगर में उस समय पे। तो ये क्या दीवान बिस जी के लिए प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस वाले आपस में लड़ गए? बिल्कुल प्लस पॉइंट है। जहाँ तक नाराज़गी की आप बात कर रहे हैं दीवांशु, सिटिंग विधायक जो होते हैं स्वाभाविक रूप से कुछ लोग उनसे नाराज भी होते हैं, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं इलेक्शंस में। और जितने भी नाम आपने रामनगर में ला, चाहे श्वेता रही हो, बहुत मैं उनको कॉलेज डेज से जानता हूँ, संजय तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, चाहे वो दूसरे दल में भी रहे कांग्रेस में, नेगी, पाल साहब इतने लंबे समय से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, सांसद रहे हैं और हमारे व्यक्तिगत उनसे संबंध है, मेरे विवाह हो या अन्य चीज़ों हो, बड़ा उनका स्नेह मिला है हमको। दीवानदा तो फिर दीवानदा ही है, 2 बार से विधायक हैं, चुनाव पहले से भी लड़ते आ रहे हैं, हारे भी हैं। तो ये जो फैक्टर आपने कहा, निश्चित रूप से संजय नेगी जी का कांग्रेस से भागी होना और महेंद्र पाल जी को अचानक से किसी भी नई सीट में भेज देना, ये कांग्रेस के लिए वहाँ नुकसान कर गया है। जी, कांग्रेस के लिए वहाँ नुकसान है। वहीं पर कालाडूंगी पर आ जाते हैं। महेश शर्मा के बाद बंशीधर भगत जी को खतरा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कालाडूंगी में आज दिन में भी मैं एक जगह चर्चा कर रहा था। अब कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, जो मुझे लगता है दीपांशु, आपने जब से हमारी वार्ता चल रही है हर सीट में 4 या 5 प्रत्याशियों के नाम बताए। आप कालाडूंगी अकेली ऐसी विधानसभा पाएंगे पूरे कुमाऊं की 29 सीटों में जहां केवल 2 ही प्रत्याशियों को वोट मिले हैं। तीसरा कोई प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ ही नहीं रहा था, लड़ भी रहा था तो नाम मात्र का था। और गारंटेड आपके चैनल में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड रहेगा, हमेशा रहेगा इतिहास के पन्नों में, या फिर ये हमारी डिजिटल जो आजकल टेक्नोलॉजी है इसमें रहेगा। वहाँ जो तीसरा प्रत्याशी है वो 1000 से वोट भी ऊपर नहीं ला रहा है, ठीक है। तो सीधी फाइट 1,08,000 या 10,000 की वहाँ पोलिंग हुई है। तो मेरा मानना है जब लार्ज स्केल पे पोलिंग होती है और पोलिंग बूथ पे जब मतदाता गया है आम वोट डालने, तो वहाँ पर हाथ का पंजा और कमल का फूल है। तो बंशीधर भगत जी को ये बहुत इसका फ़ायदा मिला है मोदी जी के चेहरे का,
और वरिष्ठ नेता है, कई उन्होंने अपनी टीम खड़ी करी है, कई ज़माने से वो चुनाव लड़ रहे हैं और 6 बार के विधायक हैं, यूपी के टाइम से मिनिस्टर रहे। नाराज़गी भी होगी लेकिन अपनी एक सेना भी है उनके साथ, है ना, होती है ना समर्थकों की भी। तो अंततोगत्वा मुझे जो लगता है कि जब 2 कैंडिडेट की लड़ाई होती है और जो मैं देख रहा हूँ एक परसेप्शन मोदी जी के लिए अच्छा था लोगों का, भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के लिए बहुत अच्छा था, तो उसमें बंशीधर भगत जी भी वहाँ सीट निकालते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जी वहाँ सीट निकल रही है। अब आ जाते हैं सबसे हॉट सीट लाल कुआं में, उसके बाद हम हल्द्वानी की बात करेंगे। लाल कुआं, जहाँ पर हरीश रावत जी ने चुनाव लड़ा, संध्या डालाकुटी जी ने निर्दलीय चुनाव आए, वहाँ बीजेपी में भी चुनाव लड़ा मोहन जी ने, तो सामने भी बीजेपी के बागी चौहान साहब हुए। तो ये जो है 4 लोगों में बिल्कुल सीटें बट गई। अब इन चारों में पहले दूसरा नंबर आप किसको देते हैं? चारों प्रत्याशियों में जी देखिए, हरीश रावत जी आपके हमारे सभी के सम्मानित नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप जानते हैं 80, 84, 89 लगातार 3 बार एमपी का इलेक्शन वो जीते हैं अल्मोड़ा से। लेकिन मुझे कष्ट भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है रावत जी के सलाहकारों पे, या जो उनके पॉलिटिकल जो भी उनके शुभचिंतक लोग हैं, जो राय देते हैं, परामर्श देते हैं उनको, कि जो अंत के दिनों में 14-15 दिनों पहले जो आप कह रहे हो कि उनकी इतने बड़े लीडर की कांग्रेस तो शायद मानती नहीं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ, उनके समर्थक कहते हैं। हालांकि ही वॉज नॉट डिक्लेयर्ड एज द फेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उसके बावजूद वो रामनगर से उनका नाम आता है। फिर अगले दिन आनन फानन में इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, AICC है, वो उनका नाम बदल देती है। अचानक वो ऐसी सीट में आ जाते हैं और वहाँ संध्या डालाकोटी जो उनकी प्रत्याशी थी, वो कहती हैं, रोती हैं कि अपनी बेटी को तो आपने हरिद्वार से चुनाव लड़ा दिया, मैं भी आपकी बेटी थी, मेरा आपने टिकट काट दिया। तो ये फैक्टर उनको बहुत नुकसान पहुंचा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मोहन बिष्ट, क्योंकि लगातार जनता के बीच में 10 साल से थे, घर घर घुसे हुए व्यक्ति वो हैं। ये हरीश रावत जी के लिए चुनाव, उनके राजनीतिक जीवन का चुनाव और उनकी जो आयु है, ये अवस्था है, और उनके समर्थकों के लिए बहुत भारी और बहुत बड़ा चुनाव साबित होगा। इसको ज्योतिष किस दृष्टि से देखते हैं? मैं तो छोटा सा अदना सा लेखक हूँ, पत्रकार हूँ और राइट विंगर भी हूँ। उन जो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये तो इधर की तरफ इनका झुकाव, तो इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरी दृष्टि से उन्होंने जो सिलेक्शन ऑफ सीट था हरीश रावत जी का, इट वॉज अ वेरी पुअर सिलेक्शन। उनको लाल कुआं चुनाव लड़ने नहीं आना चाहिए था, ये मेरा मानना है। जी हल्द्वानी में आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव चर्चा लंबी भी होती जा रही है। हल्द्वानी विधानसभा क्या लगता है, कितनी दाव पैच, कितने शतरंज की चालें, और फाइनली जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह की बात करने में ज़्यादा भी आनंद है। और चाय के कुंचे से लेकर पान की दुकान तक चर्चा यही है कि सीट कौन निकाल रहा है। आपका आकलन क्या कहता है? आपने हल्द्वानी का नाम लिया, महानगर का। हल्द्वानी की जो सीट है वो एक तरीके से डेमोग्राफिकली बहुत कांग्रेस के पक्ष में इसका इतिहास रहा है। बीजेपी भी यहाँ जीती ऐसा नहीं है, लेकिन जब से यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय का मतदाता बढ़ा है, जैसे कि इस बार भी पोलिंग उस समाज की 29 से 30 हज़ार आपने देखा होगा दीपांशु, वोटिंग हुआ है। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, शोएब अहमद, और वहाँ पर आपके जो ओवैसी साहब की पार्टी है उससे भी मतीन सिद्दीकी, जो उस समाज के एक बड़े नेता थे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो फैक्टर है, जो आप भी सुन रहे होंगे एज ए पत्रकार, जो हम भी महसूस कर रहे हैं, वो ये सीधा सीधा इलेक्शन इधर और उधर का जैसा जो दिखाई दे रहा था, जो सुनाई दे रहा था या सूंघने में जो आ रहा था। और जो पोलिंग हुआ है 97,000 के आसपास हुआ है ना, 97-98,000 के, तो उस पोलिंग में जब रिजल्ट आएगा वो आश्चर्यजनक हो सकता है। आपने ठीक कहा, क्योंकि हल्द्वानी सीट में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, दोनों सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच में। तो परिणाम यहाँ पर वहाँ का मतदाता जो है
अल्पसंख्यक समाज का, उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि हमने तो देखा नहीं ईवीएम के अंदर, उस पर निर्भर करेगा कि कितना % वोट किस प्रत्याशी वहाँ से मिला है। इधर से तो एक तरफा जोगिंदर रौतेला को बहुत अच्छा वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि मैंने आपको कहा ना धामी जी के फेस पे वोट पड़ा, मोदी जी तो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उनके फेस पे पड़ा ही पड़ा है। हल्द्वानी महानगर है, कई युवा मतदाता पहली बार यहाँ वोट डाल रहे थे, उन्होंने भी वोट दिया है और बड़ा शहर है और अच्छी तादाद में इस बार यहाँ वर्क फ्रॉम होम वाले बच्चे भी थे, तो इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव इस बार जीत कर एक खाता खोल सकती है हल्द्वानी से। लेकिन बातों में क्या हुआ कि जितनी भी हमने सीटों की बात की, ध्रुव जी, जो मेरा पहला सवाल है उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता और बीजेपी साथ तो नहीं आ जाती, क्योंकि जितनी सीटों की बात की लगभग आपने उस पर अपने रुझान बीजेपी की तरफ दिए। या सीटें बीजेपी की तरफ जा रही हैं या आपकी मानसिकता जो है वो पत्रकारिता वाली से हटके एक बीजेपी वादी हो गई है? देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि मैं अभी भी एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, लगातार लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आई एम अ राइट विंगर। इंक्लिनेशन मेरा स्वाभाविक रूप है संघ के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति है, होना भी चाहिए, चाहे वो राष्ट्र के बड़े पत्रकार हैं, आप देखते हैं कई लोग हैं, इंक्लिनेशन हर किसी का होता है, कोई थोड़ा लेफ्ट की तरह झुकाव होता है, कोई सेंट्रिस्ट होता है, कोई प्रगतिशील विचार का होता है, कोई थोड़ा, जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ। दीपांशु, आप ही के चैनल में जितने लोग देखेंगे 11 साढ़े 11 बजे तक 10 तारीख को रुझान का एक रिजल्ट में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, तब आपको लगेगा कि आपके बड़े भाई जो बैठे हैं यहाँ पर ध्रुव रौतेला जी, वो किसी भेदभाव से या एकदम एक तरफा ही नहीं कह दे रहे थे, किसी फैक्ट एंड फिगर से बात कर रहा था। उसी फैक्ट एंड फिगर में फिर आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। उत्तराखंड की 40 विधानसभाएं ऐसी थी पहाड़ की जिसमें महिलाएं मतदाता 65% पोलिंग उन्होंने की है। क्या आप दोनों, सूरज और आप, इस बात को नकार सकते हैं आज के इस इंटरव्यू में कि महिलाओं का प्रति, खासकर हमारी पहाड़ की, मोदी जी के प्रति था कि नहीं था रुझान? आप बताइए, था कि नहीं था? अब हाँ या ना? था ना? तो इन 40 सीटों का क्या होगा जहाँ महिलाओं ने 65% मतदान किया है? अच्छा, एक बात करते हैं अब जब समय इतना जल्दी हो गया है और लगभग कुमाऊं की हमने बात कर ली है, तो अगर कुमाऊं सेंट्रिक भी हम बात करें, कुमाऊं पे हम रहते हैं तो परिवेश को अच्छी तरह समझते हैं। गढ़वाल तक अभी नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगली कल की वीडियो पे आपको गढ़वाल देखने को मिले। अभी कुमाऊं पर बात आएगी, ये दो तीन सीट और मन में आ रही हैं, क्यों ना उस पर डिस्कस कर ले। पहले ये भीमताल, जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी और बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, कांग्रेस बीजेपी भी हैं, 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, 4 लोग के बीच में फंसा हुआ मुकाबला है। तो सिटिंग विधायक का ऐसा है कि पहले वो निर्दलीय हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी पे आ गया। अब जनता का कहना है कि बीजेपी में आने के बाद उनको घाटा हुआ है, निर्दलीय फिर से जीत जाते हैं। तो लाखन सिंह नेगी हैं, दान सिंह भंडारी हैं, राम सिंह कैड़ा हैं। अगर एक नाम बोलो तो आपको क्या लगता है? और 4 हैं वहाँ, मनोज शाह भी एक चुनाव जी। देखिए, आपने हमारी दुखती नक पे, नब्ज क्या कहते हैं, नब्ज ना, दुखती नब्ज पे हाथ रखा है। भीमताल मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा जन्म वहीं हुआ, पढ़ाई वहीं हुई, वहीं के एक नामी स्कूल के पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला अपने माँ के संघर्षों की बदौलत। उसका मैं कैप्टन भी रहा स्कूल में, और पिछली बार मैं वहाँ स्वयं टिकट भी मांग रहा था। आज पगडंडी के माध्यम से मैं अपने समर्थकों को, मित्रों को बताता हूँ कि इस बार मैंने टिकट ही नहीं मांगी। तो मेरी व्यक्तिगत कोई नाराज़गी नहीं थी पार्टी से, खासकर क्योंकि इस बार आप जानते हैं व्यस्तताओं में रहा और गवर्नर साहब ने जो इम्पोर्टेंट काम दिए थे उसमें लगा रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस बार अपने लोगों के बीच में नहीं गया हूँ, तो पार्टी का टिकट मांगना मुझे स्वयं उचित नहीं लगा। और वहाँ तो मैं बूथ वाइज आपको बता सकता हूँ, जो गृह क्षेत्र होता है जिसमें आप होमवर्क करते हो, है ना, बूथ वाइज चारों हमारे वहाँ 4 विकास खंड हैं जिसको आप ब्लॉक कहते हैं, भीमताल, रामगढ़, ओखलकांडा और धारी। अब आपने कहा वहाँ कांग्रेस से दान सिंह भंडारी लड़ रहे हैं, लगातार 2-3 बार चुनाव लड़ते आए हैं। राम सिंह कैड़ा जी को इस बार निर्दलीय से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मनोज शाह जी भी बागी लड़ रहे हैं, लाखन सिंह नेगी भी बागी लड़ रहे हैं। भीमताल सीट में भी बहुत कांटे की टक्कर है, और वहाँ भी नतीजा जो है, जब 3 लोग मजबूती से लड़ रहे होते हैं, वो जब ज़्यादा वोट काट रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता है, क्योंकि हमारा क्वाडर वोट बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारतीय जनता पार्टी में जो मतदाता होता है, कई बार, ये सच है और मैं सच ही बोल रहा हूँ टीवी के आगे, कई बार वोटर आपको भी मिलते होंगे, आप घुमक्कड़ पत्रकार हैं, वो लोग कहते हैं हमने
कमल के फूल पे वोट दिया है, तो विधायक के चेहरा भी भूल जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा जी। नैनीताल पार्टियां बदल गई, हाँ। चेहरे वही के वही रहे, तो वहाँ ऐसा पर भी टिहरी फंस में रहा भी हुआ है। हाँ, टिहरी और नैनीताल ऐसी जगह है। अब क्या है यहाँ पर, क्या मुकाबला है? नैनीताल में बहुत कांटे की टक्कर है। जो मेरे पास सर्वे आया है उसमें नैनीताल नगर में सहिता आगे है भारतीय जनता पार्टी के। हल्द्वानी माफ़ कीजिएगा, भवाली जो नगर पालिका है वहाँ पर भी शायद सरिता जी थोड़ा आगे हैं। मेन जो विकास खंड है बेताल घाट उनका, और जहाँ वोटर भी ज़्यादा है, अधिक संख्या में है, बेताल घाट जो ब्लॉक है वही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा अंत तक। वहाँ भी कांटे की टक्कर है और वहाँ भी आपको आश्चर्य करने वाले आश्चर्यजनक नतीजे आने की संभावना ऐसी सुनाई दे रही है, लेकिन मैं मानता हूँ वहाँ कांटे की टक्कर है। अच्छा ठीक है। जी। सल्ट रणजीत रावत और जीना साहब के भाई साहब पहले सुरेंद्र जीना जी वहाँ पर थे, और पिछले चैनल में मैंने सल्ट उपचुनाव की कवरेज भी की थी, ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। मैं करीबन वहाँ पर 5 से 6 दिन फील्ड पे रहा था, तो उस समय जीना जी ने अच्छी जीत हासिल की थी। उनके भाई साहब, बड़े भाई साहब का नाम महेश जीना, तो उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार रणजीत रावत वहाँ गए गंगा पंचोली को रिप्लेस करते हुए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी सीट फंसेगी। बिल्कुल फंसेगी। आप स्वयं कह रहे हैं ना, 12, 13, 14 दिन पहले आप एक लिस्ट चेंज कर देते हैं, फिर अचानक वहाँ पैरासूट प्रत्याशी उतारते हैं, तो क्या वहाँ लोकल का जो कार्यकर्ता है, लोकल का जो नेता है, गंगा पंचोली जी पिछले बार अच्छा चुनाव लड़ी, महिला भी हैं, तो क्या कांग्रेस ने ये पूरा चुनाव महिलाओं का अपमान करके लड़ा? एक जगह संध्या डालाकोटी जी को आप टिकट देते हैं, वहाँ उनका काट देते हैं, वो रोने लगती हैं बेचारी, चुनाव लड़ती हैं इतने बड़े भारी भरकम प्रत्याशी के खिलाफ। हरीश राव जी उनको बिल्कुल नहीं मैनेज कर पाते हैं, है ना, वो चुनाव लड़ती हैं। सल्ट जो उनका गृह क्षेत्र है, रणजीत रावत और उनकी तो राम लक्ष्मण जी की जोड़ी रही है, हम क्या सभी जानते हैं। सल्ट में भी गंगा पंचोली जी ने बहुत मेहनत की थी, और लास्ट में 14 दिन में आपने वहाँ एक 14 दिन में पैरासूट उतार दिया रणजीत रावत जी का, तो इसका परिणाम तो फिर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा कि जो अचानक उन्होंने किया। ये बहुत अच्छी बात आज दीपांशु आपने पकड़ी। कांग्रेस अगर इस विधानसभा चुनाव को हारती है तो अपने रणनीतिक फेलियर की वजह से हारेगी। सोशल मीडिया में उनका ये जो अपना कैंपेनिंग था वो नील था। अब मैं जर्नलिस्ट के रूप में कह रहा हूँ आपसे, रणनीतिक रूप से उनकी बिल्कुल भी कोई वेल प्लान्ड इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट में जो ये रायता फैलाया उन्होंने, ये जानते हैं ना आप कितनी सीटें थी लास्ट में जो बदली, 8 या 10 जितनी भी जो अचानक करी इन्होंने, ये जो रायता फैला, और जो प्रीतम सिंह जी की दिशा जो थी उधर को थी, हरीश रावत जी की दिशा इधर को थी। फिर रावत जी का बयान आता है कि मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं तो यही बनूंगा वो बनूंगा चुनाव के बाद। ये किस ओर इशारा कर रहा है आप समझ रहे हैं? ठीक है। अब जब इतनी बात हो गई तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ वाले हमको डांटेंगे कि भैया सब जगहों की, सब ज़िले की तुमने बात की और हमें जो दूरस्थ हमारे ज़िले हैं, सीमा के पास के ज़िले हमें भूल गए। बस जल्दी से कहूँगा कि बागेश्वर, कपकोट 2 जगह हैं। आम आदमी पार्टी बसंत कुमार साहब और दूसरे हमारे एक भाई साहब हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कपकोट से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, भूपेश उपाध्याय जी, तो उन दोनों का भी वहाँ पर अच्छा वर्चस्व है, लगातार फील्ड में वो लोग रहते हैं। बसंत जी के साथ तो मेरे को कार्य करने का अनुभव भी है कुछ समय इस चैनल से पहले। तो कपकोट में भी मुकाबला अच्छा है, परसवाण जी शायद वहाँ पर प्रत्याशी भी हैं। तो अभी क्या है कि बागेश्वर की 2 सीटें किस दिशा की ओर जा रही हैं? पहाड़ का है, पहाड़ अलग तरीके से खुद को देखना चाहता है। देखिए, आप एक चपल और चालाक पत्रकार हैं, सीट वाइज पूछकर आप मुझे गहरे संकट में मत धकेलिए, क्योंकि हर विधानसभा का कैंडिडेट व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ा है, मुझे जानता है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूं कि बागेश्वर मैं आपको पूरा लबुलावा बता रहा हूँ, पूरा लबुलावा बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, एक पत्रकार के रूप में बता रहा हूँ, फिर आप मेरे पे प्रश्न चिन्ह भी उठा दे रहे हैं, छोटे भाई भी हैं, छेड़खानी भी कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आई एम इनक्लाइंड टूवर्ड्स माई जिसको मैं आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, बट स्टिल बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं बिल्कुल उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ कि 70 की 70 हो गई है और ये हो गई वो हो गई। मैं उसके पीछे आपको फैक्ट्स भी दे रहा हूँ, फिगर्स भी दे रहा हूँ। चंद्र रामदास जी को इस बार नहीं, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, किसी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये लगा, मैंने आपको बताया ना रीजंस, क्या रीजंस थे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंटरव्यू में आप देखेंगे पॉलिटिकल एज मिली, और क्या कारण थे जो कांग्रेस को थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ, किन चीज़ों में आप स्वयं बताइए। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, क्यों वो उनको ये चुनाव
मैं किसी प्रत्याशी ने उनकी डिमांड नहीं की, क्यों नहीं लड़ाने लाई, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ रैलियाँ की, माहौल बना, मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, है ना, और आपका शिवराज सिंह चौहान आए, खट्टर साहब आए, सभी आए, नड्डा साहब आए कि नहीं, स्मृति जी आई, अनुराग ठाकुर आए। तो इससे एक माहौल बनता है। देखिए आप भी पत्रकार हैं, इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक तरीके से वॉर तो है। लास्ट में जब आप बैटलफील्ड में जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ झंडी, डंडी, समझ रहे हैं आप, रथ, घोड़ा, हाथी, सब चीज़ चाहिए होता है, माहौल भी चाहिए होता है ना, परसेप्शन बनाने के लिए, हवा देने के लिए, जिसे हम कहते हैं। उसमें कांग्रेस पिछड़ गई, जो मुझे लगता है, और स्ट्रेटेजिकली जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है, उसकी रणनीतिक जो ये थी वो सफल रही मेरी दृष्टि से, और कांग्रेस की यहाँ चूक रही है इन चीज़ों में, जो मुझे लग रहा है। चलो ये अच्छा है कि चाहे ललित फरसाण हो कांग्रेस के प्रत्याशी कपकोट के, या बागेश्वर के चंदन राम दास हो, बसंत कुमार साहब हो, या वहाँ जो है अलग अलग तरीके से जो राजनीति चल रही है उस पर तो ठीक है। अंतिम ज़िले में चलते हैं, सीमांत ज़िले में चलते हैं, माउंटेन्स की तरफ चलते हैं, ग्लेशियर की तरफ चलते हैं, ठंड की तरफ चलते हैं। और पिथौरागढ़ को अगर मैं ऊपर से देखूँ तो क्या दिख रहा है मुझे पिथौरागढ़ में? पिथौरागढ़ स्वयं वहाँ विराजमान है ना, साक्षात हिमालय जी। बहुत अच्छे आपने बात कही, मुंशियारी हो, धारचूला हो, और मुझे तो सौभाग्य मिला है आप ही की तरह, जब मैं युवा अवस्था में था तो धारमा, व्यास, चौंदास, सारी वैलीज आज तक के लिए मैंने कवर की उस ज़माने में। 2004-5 की बात कर रहा हूँ। बड़ा एक मेरा सेंटिमेंटल और इमोशनल अटैचमेंट है उस भूमि से, शिव की उस भूमि से। तो पिथौरागढ़ जनपद में भी बहुत अच्छी फाइट है दोनों दलों की, और वहाँ भी जो 4 सीटें हैं, पिथौरागढ़, धारचूला, डीडी हाट और गंगोली हाट, वहाँ भी कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही लड़ाई है, और नतीजे जो हैं वो अच्छे आएंगे। नतीजे अच्छे आएंगे। अच्छा, तो आखिरी सवाल है, और ये कैमरे के सामने है, क्योंकि हमारे दर्शक भी कहेंगे कि बार बार जो है बोल रहे हैं अंतिम अंतिम, लेकिन अंतिम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि चुनाव होता ही इस तरीके का है कि आपको इंटरेस्ट आने लगे और बातों का सिलसिला आगे बढ़े। जो आपके जो नेता हैं, जो आपके प्रिय रहे हैं, आपके आइडल रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी, वो रहने वाले हैं बागेश्वर ज़िले के, अगर मैं सही कह रहा हूँ, और कपकोट विधानसभा के। तो वहाँ पर कपकोट विधानसभा पे जब कोश्यारी साहब के बाद जो है शेर सिंह गढ़िया वहाँ पर नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं उपचुनाव में, सही कह रहा हूँ अगर, उसके बाद शेर सिंह गढ़िया का टिकट कट जाता है। नहीं, कटता नहीं है। हाँ, फिर 2 सीट एक बन जाती है। 2 सीट एक बन जाती है, कांडा और परिसीमन के बाद कांडा और कपकोट एक बन जाती है। फिर जो कांडा के सिटिंग एमएलए होते हैं भौरियाल जी, वो वरिष्ठ होते हैं, तो उनके नाम पे शेर सिंह गढ़िया जी भी मान जाते हैं। तो 17 में भौरियाल जी वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं। इस बार जो टिकट दिया जाता है वहाँ पर एक हमारे छोटे भाई हैं जी, और वो भी गढ़िया ही हैं, बिल्कुल, भाजयुओं के उपाध्यक्ष हैं। सुरेश गढ़िया उनका नाम है। सुरेश गढ़िया उनका नाम है। अब ये क्या था कि हम वहाँ उस तरफ गए हुए थे, तो थोड़ा जानकारी छोटी मोटी ली, क्योंकि अभी हम भी युवा हैं, और इतने नामों को याद करना, मतलब 70 दूनी 140 नाम याद करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोश्यारी जी का जो होम ग्राउंड है, जहाँ वो बीजेपी में हमेशा रहे, वहाँ पर उनके जो अभी जो उनकी जगह को रिप्लेस कर रहे हैं गढ़िया जी, हमारे छोटे वाले गढ़िया जी, सुरेश गढ़िया जी, तो उनके लिए सीट टप पड़ जाएगा ही? देखिए, सुरेश हमारे बिल्कुल छोटे भाई के रूप में है जी, आप जानते हैं, क्योंकि हम सब माननीय कोश्यारी जी के ही, हम उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो माननीय हमारे युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनका बहुत स्नेह मिला। आपके सामने जो बैठे हैं ध्रुव, इनको बहुत स्नेह मिला। सुरेश गढ़िया भी हमारी, हम सब एक गुरु भाई के जैसे हैं, और बड़ा स्नेह प्रेम आपस में धामी जी, गढ़िया जी, हम सबका है। और मेरा तो आपके पगडंडी के माध्यम से अपने छोटे भाई को आशीर्वाद है कि वो जो उत्तराखंड की नव निर्वाचित असेंबली आए, कि हमारा युवा चेहरा छोटा भाई वहाँ बैठे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे आशीर्वाद भी दे सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति, हमारा छोटा भाई जो हमारी चिंता करता है, हमको सम्मान देता है, कि वो अगर वहाँ पर हाउस के अंदर बैठेगा तो हमें अच्छा लगेगा। चलो अच्छा है, लगभग कुमाऊँ तो हमने कवर किया, जितना भी हो पाए, एक पैनी पैनी नज़र ही गए। लेकिन दीपांशु जी, एक जाते जाते दर्शकों को मैं ज़रूर बताऊँ कि पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में जो एक युवा फ्रेश चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, डिसीजन मेकिंग पावर जिनके अंदर है, कितने फैसले लिए आप भी जानते हैं, आप भी युवा हैं। तो आजकल एक फिल्म बहुत हिट हो रही है, उसका नाम है पुष्पा, आपने भी देखी है, सूरज भी मुस्कुरा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी कहते हैं, राजनाथ सिंह जी का उनको बड़ा स्नेह मिलता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब धामी साहब पढ़ते थे तो राजनाथ जी
उनको तब से वहाँ से लगाव है। मेरा भी 20-22 वर्षों से पुष्कर जी मुझे छोटे भाई के रूप में, बिल्कुल परिवार के रूप में प्यार करते हैं। तो हमारे पुष्कर भाई जो हैं, राजनाथ जी के ही शब्द हैं, उनको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपके दर्शकों से कि उत्तराखंड के युवाओं, आपका पुष्कर सिंह धामी जो है ना, वो फ्लावर भी है और फायर भी है और झुकने वाला नहीं है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जब पुनः ये सरकार बनेगी तो उत्तराखंड का बच्चा बच्चा मुस्कुराएगा फ्लावर की तरह, ठीक है, पुष्प की तरह, पुष्कर जी की तरह, और एक भव्य दिव्य, और 2025 में जो धामी जी ने बोला है, एक प्रगतिशील, एक बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट हम बनाएंगे, चाहे वो टूरिज़्म की दृष्टि से हो, चाहे वो एनर्जी की दृष्टि से हो। तो हमारा संकल्प और सपना उत्तराखंड को इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है, टूरिज़्म की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से, हॉर्टिकल्चर हो, समझ रहे, इंडस्ट्रीज़ हो। तो ध्रुव जी, सारी चीज़ें सही है। आजकल जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जो हमारी स्क्रीन पे है, ये जुगलबंदी है भाजपा मोदी युग से पहले, और जो इसमें किरदार दिखाया गया है लाल कृष्ण आडवाणी का, वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। कि एक बार का किस्सा होता है कि आडवाणी खुद जो है अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं, और इतना बड़ा समर्पण त्याग अपने आप में मिलना कम है। तो उस समय का युग, अब समय के युग में कितना अंतर है, उसके लिए हमें किताबों में घुसना पड़ता है। तो किताबों की तरफ यात्रा जारी है, पहाड़ों की तरफ यात्रा जारी है फिलहाल। लेकिन वो जो दूसरा मेरा प्रश्न था, पहला या दूसरा प्रश्न जो आपको लेकर, वो जो है सवाल लगातार बना रहेगा। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, चीज़ें बहुत जारी रही। बिल्कुल बना रहना चाहिए। और आप जैसे युवा भाई या बार बार मुझे ये भी याद दिलाते रहें कि आप नेता भले ही बन गए हो, लेकिन ध्रुव भैया, आपके अंदर का एक पत्रकार अभी भी जीवित है। और अब इसी बात को समाप्त करते हुए, मैं पत्रकार से राजनीति में आया, इंक्लाइन हुआ अपनी विचारधारा के प्रति, भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, ये छुपा नहीं है, सत्य है। लेकिन मैं चाहता हूँ आज इस किताब को पढ़ने के बाद, जब आडवाणी जी के समर्पण से आप इतने प्रभावित हो रहे हैं और अटल जी के ज्ञान से जब आप प्रभावित होंगे, तो जब ये किताब पूरी होगी तो मुझे भी लगेगा कि दीपांशु जरूर आरएसएस और भाजपा से प्रेम करने लगेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ऐसा हो या ना हो, ये तो समय की बात है। फिलहाल हम तो भैया इतने बात की गारंटी कर सकते हैं ध्रुव जी कि हम ग्राउंड पे रहेंगे, लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दीपांशु, आपकी विचारधारा कोई भी हो, वेदर यू आर राइटिस्ट, यू आर लेफ्टिस्ट, यू आर सेंट्रिस्ट, एक ही मकसद होना चाहिए। जैसा अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि देश बचा रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। मैं हर दल के लोगों को आपके पगडंडी के माध्यम से, युवाओं को, अपने युवा साथी जो राजनीति में है, पगडंडी के माध्यम से विनम्र अपील करता हूँ, विचारधारा कोई हो, पार्टी कोई हो, आपकी सोच राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट की होनी चाहिए। और अपने राज्य के लिए जितना करना है, युवाओं के लिए जितना करना है, वो आप करिए। विचारधारा तो सबकी अपनी अपनी होंगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मैं एक अनाउंसमेंट भी छोटी सी यहाँ पर करना चाहता हूँ जाते जाते, कि आप जो चुनाव के जो रुझान है वो हमारे चैनल पर लाइव देख सकते हैं। 10 तारीख को आप सादर आमंत्रित हैं, हमारे चैनल पे आइए और आनंद लीजिए दिन भर चुनावी रुझान का। और फिलहाल इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमें सहयोग कर रहे हैं वो है नर्मदा भोग आटा। तो आप भी अपने घर में नर्मदा भोग आटा खाइए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत नमस्कार। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।